वेल स्टूडेंट्स, हम स्टरलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टरलाइजेशन के जो चार तरीकों में से पहला तरीका है हीट द्वारा। अब हीट द्वारा जब हम उसको स्टरलाइज करते हैं औजारों को, तो उसमें एक तो मेथड है सीधी लो द्वारा, यानी डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में इंस्ट्रूमेंट को हम उसको लगा के फफूंदी को मार सकते हैं, विषाणु जीवाणु को मार सकते हैं, चाहे उसके जीवाणु और विषाणु स्पोर की स्थिति में क्यों ना हम उसको मार सकते हैं। इसके लिए क्या है, एलपीजी का चूल्हा काम में लेते हैं। जो गैस का चूल्हा हमारे घर पे उसको जला लेते हैं, उसके ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ के और उसको आगे जो उसकी धार है उसको हम उसको स्टरलाइज कर लेते हैं। या फिर क्या, केरोसिन से बर्नर जला लेते हैं। जो पुराने टाइम में आप प्रयोगशाला में देखा होगा, वो बर्नर जला लेते हैं। उसमें भी हम उस बर्नर की लो में हम डायरेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं। अब इसका जो है, आप अगर अपनी बुक में देखोगे, आपकी सर्जरी की बुक में आप पेज नंबर 10 पे स्टरलाइजेशन वाला चैप्टर, उसमें अगर 10 नंबर पेज पे डायग्राम देखोगे तो उसमें एलपीजी चूल्हे का और बर्नर का डायग्राम बनाया हुआ। तो आप इस तरीके को एक साइड में लिख सकते हो, लाइनदार जो पेज उस पर, और सफ़ेद जो पेज है उसमें आप एलपीजी चूल्हे का और बर्नर का डायग्राम बना सकते हो। तो इसमें क्या आपको ये आपका प्रैक्टिकल की नोटबुक इस तरह से पूरी हो जाएगी। सेकंड इसमें तरीका जो है वो है शुष्क ताप, यानी हॉट एयर ओवन बोलते हैं जिसको, शुष्क ताप जिसको हॉट एयर ओवन बोलते हैं। ये हॉट एयर ओवन जो है, ये अगर आप देखोगे हॉट एयर ओवन जो है 11 नंबर पेज पे आपके डायग्राम दिया हुआ है। हॉट एयर ओवन जो है, इसका डायग्राम आप बना के एक साइड में, फिर इसका वर्णन लिखोगे तो ये एक छोटी अलमारी के टाइप का उपकरण है, और इसमें कुछ टाइम के लिए इस तरह से सिस्टम किया हुआ है कि इसके जो कैबिनेट है अंदर, उसके अंदर जो है शुष्क ताप को कुछ समय के लिए गुजारा जाता है। शुष्क ताप को यानी ड्राई हीट को इसमें से गुजारा जाता है, और उसको मतलब तापक्रम को इसमें इस प्रकार की डिवाइस है कि उसको नियंत्रित कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर हम करना चाहता कर सकते हैं। अब इस विधि से हम उन उपकरणों को स्टरलाइज नहीं कर सकते जो मॉइस्ट हीट से ख़राब हो जाते हैं, जो मॉइस्ट हीट से ख़राब हो जाते हैं, जिनमें इनपरविएबल टू हीट, जो जिनमें ताप पारित नहीं हो सकता, उनको हम इसमें से ठीक नहीं कर सकते। और इसी विधि में जब हम ताप को बढ़ाते हैं, तापक्रम को बढ़ाते जाते हैं, तो समय उसमें कम लगता है। यानी ये ताप जो है, ये पदार्थ के ताप सहन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और इस विधि से जिन उपकरणों को हम स्टरलाइज कर सकते हैं ना, ये आप विवरण में लिखोगे कि भाई जो हॉट एयर ओवन है उसमें हम किन किन उपकरणों को जो स्टरलाइज कर सकते हैं। तो उसमें पेट्री डिशेज और बीकर और स्वाब, जो स्वाब होते हैं उनको भी आप कर सकते हो। कांच के और स्टील के उपकरण, शील्ड तेल को आप स्टरलाइज कर सकते हो, लेकिन शील्ड तेल को कर सकते हो जिसके बोतल में तेल हो और वो शील्ड हो, उसको कर सकते हो। और कुछ पाउडर्स है, उनको भी आप शील्ड पाउडर उनको स्टरलाइज कर सकते हो। सेकंड जो मेथड है, ये तो हो गया डायरेक्ट हीट, शुष्क हीट जिसे बोलते हैं, उसमें हो गया। जिसके दो तरीके थे, एक तो डायरेक्ट हीट द्वारा और एक ड्राई हीट या हॉट एयर ओवन द्वारा। अब सेकंड मेथड है, इसमें पानी में उपकरणों को उबालना, यानी बॉइलिंग इन वाटर, उपकरणों को पानी में उबाल लेते हैं। ये मतलब क्या है कि साधारण मेथड है, आपको कोई ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है इसमें। यानी इस विधि में उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है कि सबसे पहले हम जो है, जब इनको पानी में उबालते हैं उपकरणों को, औजारों को, तो उनको पहले साबुन से अच्छी तरह से धो लेते हैं, और उस पर लगी हुई जंग वगैरह, ग्रीस, चिकनाई जो भी हो, मोम आदि, वो जब साबुन से धोते हैं तो हट जाती है। और इनको जब अगर मान लो हम नहीं धोएंगे ना, तो इन पे जो जंग लगी होगी, या ग्रीस लगा हुआ है, या मोम लगा है, या ऑयल लगा हुआ है, उसमें फिर क्या बैक्टीरिया पनपते हैं, सूक्ष्म जीवी के स्पोर इसमें
पनप जाते हैं, उनको जो स्टरलाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। पानी जिसमें हमें उपकरणों को उबालना है उसका पीएच देखना बहुत ज़रूरी है। जिन उपकरणों को हम पानी में उबालते हैं उस पानी का पीएच देखना जरूरी है, यानी या तो वो हल्का अम्लीय होना चाहिए। हल्का अम्लीय का मतलब है 7 से थोड़ा कम, 7 से थोड़ा कम, यानी 6 या 6.5 के लगभग उसका पीएच होना चाहिए। या हल्का क्षारीय हो, हल्का क्षारीय मतलब 7 से थोड़ा ऊपर हो, तब जाके उसको हम अगर उसमें स्टरलाइज करेंगे तो टाइम कम लगेगा। इसमें हम क्या चीज़ यूज ले सकते हैं, इसके अंदर उबालते हैं उसमें 2% सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा 2% वो यूज़ कर सकते हैं। 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें मिला सकते हैं पानी में। उपकरण जो है वो पानी में पूर्ण रूप से डूबे होने चाहिए, और धारदार उपकरणों को इस विधि द्वारा निसंक्रमित नहीं करते हैं। जो पानी में जो उबालते हैं इस विधि से धारदार जो औजार हैं, जैसे आपकी कैंची है, ब्लेड्स हैं, उनको हम इससे निसंक्रमित नहीं करते, क्योंकि इससे उनकी धार जो है वो ख़राब हो जाती है। स्पोर बैक्टीरिया पर इनका असर कम होता है, यानी ये जो सिस्टम है पानी में उबालने वाला, इसका असर जो स्पोर बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं उन पे असर कम होता है। तो इसलिए इस विधि से स्टरलाइजेशन कम ही करना चाहिए। इस विधि से अगर हम किसी उपकरणों को निष्क्रमित करने हेतु कम से कम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 15 मिनट तक उबालना जरूरी होता है। यानी इसमें ये भी ज़रूरी है कि भाई इसको कितने समय तक उबालेंगे हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 10-15 मिनट तक उबालने की ज़रूरत होती है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑटोक्लेव में 2 प्रकार के कौन, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है जो बिल्कुल ज़मीन पे पड़ा रहता है, जो हॉरिजॉन्टल का मतलब जो ज़मीन पे लेटा रहता है, और एक होता है वर्टिकल जो सीधा खड़ा रहता है ज़मीन पे, इस तरह से स्टैंड पे खड़ा रहता है। यानी ये अगर आप देखोगे तो वर्टिकल ऑटोक्लेव और जो हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है ये आपके बुक के पेज नंबर 13 पे डायग्राम दिए हुए हैं। यानी हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल है, ये 2 प्रकार के ऑटोक्लेव दे रखे हैं। और पेज नंबर 14 पर जो वर्टिकल ऑटोक्लेव है उसका डायग्राम दे के उसके जितने पार्ट्स हैं वो पार्ट्स इसमें मेंशन किए हुए हैं, यानी वो बता रखे हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप अपनी जानकारी के लिए एक बार कम से कम इसके पार्ट्स के गो थ्रू हो जाओ और उनको जो याद कर सकते हो वो याद कर लो, ताकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो इसमें प्रेशर को कम करने ज़्यादा करने के भी इसमें जो है वाल लगे होते हैं, इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के वाल लगे होते हैं, इसमें जो आप चाहो तब प्रेशर कर सकते हो, चाहो तो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो है सैचुरेटेड स्टीम जो है यानी सांद्रित वाष्प या भाप एक विशेष दबाव पर उपकरणों पर गुजारी जाती है। उपकरणों के ऊपर से गुजारते हैं, इनके अंदर उपकरण भर देते हैं और फिर इसके अंदर जो है वो सिस्टम लगा हुआ है कि इसको आप जब इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हो तो इसके अंदर जो सैचुरेटेड स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, नीचे पानी होगा इसमें, तो उससे एक सैचुरेटेड स्टीम बनेगी। वो स्टीम जो है उस उपकरणों में से या जो आपके गारमेंट्स हैं उनके अंदर से गुजरेगा तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है उनको मार देगा। साधारणतः जो ऑटोक्लेव है ये आपको मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको थ्योरी पढ़ चुके हो आप, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ढंग से इसको समझ पाओ। यानी इस ऑटोक्लेव में नॉर्मली 121 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की भाप 15 पाउंड दाब पर, उसका दाब होता है 15 पाउंड, उसके दाब पर 30 मिनट के लिए पास की जाती है ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में औजार भरे हैं या उसमें जो गारमेंट्स भरे हुए हैं जो सर्जरी में काम आते हैं, तो वो जब इस प्रेशर पे
और इस टेम्परेचर पे निश्चित समय के लिए गुजारा जाएगा उसमें से, तो वो अंदर जो सामान रखा आपने वो ऑटोक्लेव हो जाएंगे, यानी वो स्टरलाइज हो जाएंगे। इस विधि में ताप और वाष्प दोनों दाब से गुजारी जाती है, यानी जो टेम्परेचर है हीट और जो वाष्प है, वाष्प बनती है ना हीट की वजह से वाष्प बनेगी, और वाष्प जो है वो एक दाब से गुजारी जाती है, उसमें से दाब से उसमें से फ्लो करते हैं, इसलिए शुष्क ताप से अच्छी विधि है ये। यानी जो पहले हमने डायरेक्ट हीट प्रोडक्शन देखा था जिसमें लो पे करते हैं, उससे अच्छी विधि है ये। इस विधि द्वारा हम जो शल्य चिकित्सा का पैक है, सर्जरी का पैक बनाते हैं, जिसमें कैंचियाँ, धागे, सुई आदि उपकरण बिना नुकसान पहुंचाए निसंक्रमित कर सकते हैं। सर्जरी का पैक है, कैंचियाँ हैं, धागे हैं, सुई हैं, उनको हम निसंक्रमित कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। इस विधि में जब भी उपकरणों को हम स्टरलाइज करते हैं तो उसका लॉक जो है वो खुला होना चाहिए, इसका लॉक खुला होना चाहिए, और पैक इस प्रकार से बनाएं, मतलब जब भी आप मतलब क्या स्टरलाइज करने के लिए औजार इसमें डालते हो तो उन औजारों का लॉक जो है वो सबका खुला होना चाहिए। जो लॉक मतलब जो है सभी के लॉक लगते हैं, चाहे वो आपका आर्टरी फोर्स है, वो नीडल होल्डर हो, इनके लॉक लग जाते हैं। आप देखा होगा जब हम सूचरिंग करते हैं तो नीडल को नीडल होल्डर से पकड़ते हैं तो उसको लॉक कर देते हैं, जिससे सुई जो है हिलती डुलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी उपकरणों को स्टरलाइज करना हो तो उनको लॉक जो है वो खुला रखना चाहिए, और इस प्रकार से बनाएं। पैक जो है, पैक को इस प्रकार बनाएं, सर्जिकल पैक बनाते हो ना, वो इस प्रकार से पैक बनाना चाहिए कि उसमें भाप जो है, गर्म भाप आसानी से गुजर सके उसमें से। ये पैक बनाना भी आपको, सर्जरी का पैक जो बनाना है, ये भी आपको जब आप क्लास में आओगे तो आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसको पैक को कैसे बनाते हैं। इस विधि से स्टरलाइजेशन के बाद पैक को तुरंत अगर काम में नहीं आए तो उसको स्टरलाइज ड्रम होता है, ड्रम स्टरलाइज ड्रम बोलते हैं जिसको, उसके अंदर रख देना चाहिए, और 2 तल वाला मसलिन का कपड़ा उसके चारों ओर लपेट कर कांच की बंद अलमारी में रखते हैं। यानी अगर आपने सर्जिकल पैक को स्टरलाइज किया है, मान लो उस टाइम वो काम नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, उस स्टरलाइज पैक को मसलिन का कपड़ा आता है, मसलिन का पतला कपड़ा आता है, वो भी स्टरलाइज होता है, उस कपड़े से ढक देते हैं उसको, और उसको ढकने के बाद में चारों ओर लपेट देते हैं उसको। उसके बाद में उसको जो स्टरलाइज ड्रम होता है उसको हम कांच की बंद अलमारी में रखते हैं, ताकि उस पर धूल आदि सर्जिकल पैक में घुस नहीं पाए। और इस प्रकार रखे कि उपकरण 2-3 सप्ताह तक निसंक्रमण की स्थिति में रहते हैं। यानी ये इस प्रकार से आप जो सर्जिकल पैक को रखते हो वो 2-3 सप्ताह तक स्टरलाइज ही रहते हैं। अगर मान लो आपको एक चीज़ और है कि अगर कहीं पे आप फील्ड में नौकरी करते हो और वहाँ उस हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव की सुविधा नहीं होगी, अमूमन नहीं मिलती है, ये सुविधा बहुत बड़े हॉस्पिटलों में होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है वहाँ ऑटोक्लेव की सुविधा मिलेगी आपको। तो आपके छोटे छोटे हॉस्पिटलों में या सब सेंटरों पे ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑटोक्लेव की जगह आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हो। यानी उस प्रेशर कुकर में जिस प्रकार से आप दाल बनाते हो ना, तो दाल जल्दी क्यों बनती है, क्योंकि उसमें भाप बनती है, और वो भाप जो है वो उस दाल को पका देता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से आप प्रेशर कुकर में भी अगर आप इसको 30 मिनट के बजाय 45 मिनट उसको प्रेशर कुकर में रखोगे और उसको गर्म करोगे प्रेशर कुकर को, तो आपके जो औजार है वो स्टरलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट तरीका जो है वो है केमिकल्स के द्वारा। ये आपने थ्योरी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। केमिकल्स जो है इसको हम ठंडा निसंक्रमण या कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। इसको ठंडा या कोल्ड, क्योंकि इसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो केमिकल है वो इटसेल्फ जो है वो औजारों को निसंक्रमित कर देते हैं। इसके माध्यम से हम जो
स्केलपल की ब्लेड्स होती है, जो स्केलपल होता है उसकी जो ब्लेड्स हैं, बीपी ब्लेड्स जिस का, वो निसंक्रमित कर सकते हैं हम इस विधि द्वारा। लेकिन अगर मान लो यदि ऑटोक्लेव की सुविधा नहीं हो, आपके पास ऑटोक्लेव की सुविधा अगर नहीं है, तो आप जो है शल्य चिकित्सा में जो काम आने वाले औजार है उनको आप रसायन द्वारा स्टरलाइज कर सकते हो। इस कार्य में जो रसायन काम में आते हैं वो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि इसमें एब्सोल्यूट इथाइल एल्कोहल, एब्सोल्यूट का मतलब होता है प्योर इथाइल एल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये साधारणतया 70% इथाइल एल्कोहल और 96% इसोप्रोपाइल एल्कोहल ही काम में आता है। यानी इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है इथाइल एल्कोहल की और आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, इन दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है। इसमें हम 1% सिट्रीमाइड भी यूज कर सकते हैं, सीडेक्स भी यूज कर सकते हैं, स्टेरिसोल भी यूज कर सकते हैं, 2% ग्लूटाल्डिहाइड या 1 से 2% फॉर्मेल्डिहाइड ये भी काम में ले सकते हैं। 1:30 कंसंट्रेटेड सेवलोन और 70% इथाइल एल्कोहल ये हम काम में ले सकते हैं। 90% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी इसमें काम में ले सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की गैस साधारणतः शल्यकर्मी को निष्क्रमण करने हेतु फ्यूमिगेशन में काम आती है, ये भी काम में लेते हैं। अब आते हैं रासायनिक गैसें। रासायनिक गैस भी आप काम में ले सकते हो। ये मैंने आपको इथाइलिन गैस और बीटा प्रोप्यूलेटोन गैस ये मैंने बताई थे। और भी कई चीज़ें इसमें काम में लेते हैं। एब्सोल्यूट एल्कोहल से 70% एल्कोहल का ज़्यादा असरदार होता है, ये आप पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान आ जाएगा। फिर जो मेथड है वो विकिरण द्वारा है, रेडिएशन द्वारा। इस विधि में कुछ किरणें काम में लेते हैं, रेडिएशन की किरणें काम में लेते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है। अब ये कैसे कैसे काम में लेते हैं, इसमें कौन कौन से औजार हम काम में स्टरलाइज कर सकते हैं रेज के द्वारा। इसमें डिस्पोजेबल सिरिंजेज है, कैथेटर्स है, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स है, आईवी सेट है, सर्जिकल मास्क आदि है। ये सारी चीज़ें जो है इससे हम स्टरलाइज कर सकते हैं। अब जो डिसइंफेक्टेंट हम एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट काम में लेते हैं, वो इसके एजेंट के नाम दे के उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि वो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी कितने % है, अच्छा है, बुरा है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये एक चार्ट दिया हुआ है, ये आप उसमें से चार्ट जो है याद करके आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में इनको चार्ट उतारो। तो ये आपका स्टरलाइजेशन के बारे में प्रैक्टिकल था, जो आप जो है प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको डायग्राम भी बनाएं, इसका वर्णन करें, ताकि आपका प्रैक्टिकल जो है इस तरह से कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आपको एक दिन में 2-2 प्रैक्टिकल कराऊंगा इस तरह से ऑनलाइन, ताकि आपको ये मैं आउटलाइन बता दूंगा कि आपको इसमें करना क्या है प्रैक्टिकल में। और आपको ये और बता देता हूँ मैं कि नेक्स्ट टाइम में मैं आपको एक दिन निकाल के आपके सर्जरी के प्रैक्टिकल में स्पोर्ट वाइवा पूछते हैं। स्पोर्ट का मतलब है कि एक स्थान पे 10 जगह पे आपके इंस्ट्रूमेंट रख देंगे सर्जरी के, आपको पहचानना है इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है। फिर हो सकता है आपको ये भी कहते हैं डायग्राम बनाओ इसका, तो ये आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से जितने इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको एक दिन बताने वाला हूँ। इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट का वर्णन आपके सामने, उसका कैसे यूज़ करते हैं ये समझाऊँगा। तो आप उसको ध्यान से सुनना, ताकि आपको क्या सर्जरी का प्रैक्टिकल आपका पूरा हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।